नमस्कार। तो अभी मेरे पिछले वीडियो में आपने ये जाना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है CMPFO जो डेडिकेटेड है कोल माइंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको PF पेंशन देने के लिए। अब ये सवाल ये उठता है कि जब कोई रीजनल ऑफिसेज जो CMPF के अंदर जो रीजनल ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज से यहाँ कहने का तात्पर्य है कि रीजनल ऑफिस वो हुए जो हर कोल यूनिट्स के अंदर जितने भी कोल कंपनीज हैं। अब यह जानना जरूरी है कि कौन कौन कोल कंपनी CMPF में है। तो कोल कोल ये अभी जो फिलहाल जो CIL है वो मेजर स्टेक होल्डर है। CIL एंड इट्स सब्सिडरीज, उसके कई सब्सिडरीज हैं। BCCL है, CCL है, NCL, MCL, WCL, NECL, और इसके अलावा सिंगरानी कोल कंपनी SCCL है, जिसके इसके अलावा कुछ प्राइवेट माइंस हैं, टिस्को है, इसको है। उसी तरह कुछ कोल ब्लॉक्स हैं, अभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो इस तरह CMPF के अंदर ये सारे लोग कवर हैं। तो अब इस CMPF के अंदर जितने लोग कवर हैं, तो अगर उनको एक जो रीजनल ऑफिस है हमारा, जो जिसके अंदर कुछ जुडिक्शन कोल कंपनीज हैं, अब उस कोल कंपनीज के जो मेंबर्स हैं उनके जो सेटलमेंट करने हैं, तो उसके लिए जो प्रोविजंस बनाए गए, जिसमें मैंने पहले चर्चा की थी कि एक एक्ट पास हुआ था, जिसका एक्ट नंबर है 46 ऑफ 1948। तो उस एक्ट के अंतर्गत दो स्कीम्स जो आज के डेट में चल रहे हैं, वो कोल माइन प्रोविडेंट फंड है और कोल माइन पेंशन स्कीम है। तो जब भी हम इस एक्ट के अंदर कोई सेटलमेंट की प्रक्रिया करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी सेटलमेंट जो भी हो रहा है वो अभी एक ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। CCARES इसका नाम है, CCARES, जिसके जरिए हमारा सारा सेटलमेंट उसमें हो रहा है। पर वो हो रहा है, पर एक रीजनल ऑफिस में जो काम रीजनल हेड है या जो रीजनल ऑफिस के अन्य जो मेंबर हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि जो उनका जो सेटअप है, सेटअप मीन्स जब ये एक रीजनल ऑफिस जो तैयार हुआ, एक ऑफिस जिसे रन करता है, जिसके अंदर स्टैटिस्मेंट होते हैं, कैश सेक्शन होता है, मिसलेनियस होते हैं, अकाउंट सेक्शन होता है, रिकॉर्ड सेक्शन होता है, ये सारी व्यवस्थाओं के जो ये जो व्यवस्थाएं चलती है, जो एडमिनिस्ट्रेट करती है, एक रीजनल ऑफिस एक ऑफिस को रन करने के लिए जो जरूरी है, तो उसको रीजनल हेड कैसे उसको तय करेगा, ये उसकी वो पूरी जिम्मेवारी होती है। और जो रीजनल हेड को एक जो उसकी पावर होती है, वो पावर डेलीगेट कमिश्नर करता है, जो एक रीजनल ऑफिस को वो कैसे रन करेगा। तो इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ जो हमारे मेंबर्स हैं, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए सेटलमेंट करने हैं क्लेम, तो उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। उस नियम के अनुरूप ही कोल कंपनी को कार्य करना है। और अगर कोल कंपनी कार्य नहीं कर रहा है, तो ये रीजनल हेड का दायित्व है कि वो उसको ये समझाए कि आपको इसे ही आप ये गलत कर रहे हैं। तो अब इस में अगर ये चीज़ों को पकड़ने के लिए या चीज़ों को जानने के लिए, इस चीज़ों के साथ ये एक यूज टू होने के लिए जरूरी है कि कुछ सेक्शनों को जो हमारा पढ़ा, जो बेसिक चीज़ है, जो गाइडिंग एक्ट प्रिंसिपल है, वो हमारा एक्ट है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ये हमारे एक्ट का नाम है, CMPF एंड MP एक्ट। तो इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, जिस सेक्शन को मुझे लगता है ये जानना जरूरी है, सभी को जानना जरूरी है, ताकि वो एक रीजनल ऑफिस ठीक से रन कर सके। तो ये चीज़ हम लोग जान गए हैं। इसके मतलब ये एक चीज़ जान गए हैं कि जो ये एक्ट है या जो स्कीम चलती है, उसके लिए कोल कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देती है 3% पे। अभी जो चार्ज है वो 3% पे चार्ज हम लोग देती है। उसी से ये सारा ऑफिस, ये जो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन वो रन करता है 3% चार्जेस के अंदर। तो अब ये जानते हैं कोल प्रोविडेंट फंड के कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसको एक पढ़ लेना या जान लेना बहुत जरूरी है। तो उसमें पहला है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या बात करता है? डेफिनेशंस। डेफिनेशन के साथ साथ, डेफिनेशन मतलब क्या, कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका एक्चुअली क्या उसका मीनिंग है, उसको समझ लेना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कंट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉय कौन होंगे, एम्प्लॉयर्स कौन होंगे, ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया। साथ साथ ये भी इसमें सेक्शन 2 में डिफाइन है कि कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो काम करते हैं, जो कोल माइन में ऐसे कैसे कैसे किन किन से पर्टिकुलर एरिया में जो काम करते हैं, जो CMPF के अंदर कवर होंगे। इसकी भी रीजनल ऑफिस का दायित्व है कि जो भी कवरेज होगा वो तय कर ले कि जो भी कोल माइन में
पर्टिकुलर चीज़ों के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर दी गई है, जो इंडियन माइंस एक्ट के तहत बनाई गई है, उसकी अगर देख उसको उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है और उसकी कवरेज भी करनी जरूरी है। अगर वो नहीं हो रही है तो ये उस पर कोल माइन से उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके उसको ये कवरेज सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है। तो अब आपके कुछ तो वो सेक्शन 2 हमने समझ लिया, इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 3(1) है। सेक्शन 3(1) क्या बताता है कि एक एक्ट क्या बताता है कि एक स्कीम होगी, कोल माइन प्रोविडेंट फंड एक स्कीम, तो वो सेक्शन 3(1) में उसकी चर्चा की गई है। सेक्शन 3(e) में CMPS की चर्चा की गई है। हमने इसी दोनों चीज़ों की इसलिए बात की क्योंकि यही जो स्कीम है जो अभी रन कर रहे हैं। इसके अलावा एक्ट में और स्कीमों की भी चर्चा है, पर उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि सेक्शन 4 के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया है, इसमें जो अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये इनकम टैक्स के अंतर्गत भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसकी चर्चा एक्ट में की गई है, जिसको सेक्शन 4 में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3D क्या है, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स। ट्रांसफर अकाउंट्स क्या हुआ, तो ये मैंने बताया कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। गाइडिंग प्रिंसिपल मीन्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स मतलब कोई अगर दूसरे स्कीम के अंतर्गत इनरोल होना चाहता है तो उसके में कैसे ट्रांसफर होगा, या कोई दूसरे स्कीम से हमारे स्कीम में आना चाहता है तो कैसे इनरोल होगा, ये सारी बातें जिसकी चर्चा ट्रांसफर अकाउंट 3D में की गई है। और इसकी स्कीम में भी अगर हम जाएंगे तो 31 से पारा जो है 31A में ये से लेकर C तक हम इसको जान सकते हैं। 7 में बताया गया डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम, डिटर्मिनेशन मतलब अमाउंट ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉई, कौन कौन से ऐसे जो अमाउंट है उसको डिटरमाइन करना है कि ये सब अमाउंट है सो उनके उसके यहाँ ड्यू है। तो ये 7B से चर्चा की गई है। 7B को एक बार देख लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 10 में बात करती गई है। 10 में क्या होता है, 10 में क्या होता है, इंस्पेक्टर्स की बात की गई है। इंस्पेक्टर्स मतलब कौन, इंस्पेक्टर्स कौन होंगे, तो एक रीजनल हेड का ये दायित्व है कि अभी फिलहाल जो इंस्पेक्शन का दायित्व दिया गया है वो इन्फोर्समेंट अफसर जो पोस्ट है उस पोस्ट पे दायित्व दिया गया है। उस इन्फोर्समेंट अफसर की ये दायित्व होगा कि वो कोल कंपनी में विजिट करेगी और विजिट करके ये देखेगी कि CMPFMP एक्ट और उसके अंतर्गत जो स्कीम्स हैं उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए इसके लिए इंस्पेक्शन मैनुअल भी सबको उपलब्ध करा दिया गया है क्वार्टर के द्वारा, तो वो सुनिश्चित इसमें द्वारा सेक्शन 10 के तहत किया गया है। 10 और भी क्या है, मोड ऑफ रिकवरी। मोड ऑफ रिकवरी मतलब किसका रिकवरी, ये रिकवरी करना है कंट्रीब्यूशन का। और ये चीज़ क्लियर कट समझ लेना है कि कंट्रीब्यूशन का जो भी दायित्व है वो एम्प्लॉयर का है कि वो ये सुनिश्चित करे कि टाइमली CMPF में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो टाइमली CMPF में जमा होगा। अगर नहीं जमा होता है तो उसके लिए चार्जेस का भी प्रावधान है। तो 10D है, 10E है, ये सारे कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। जो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें इस सब चीज़ों में की गई है 10A से लेकर 10E में। 10F में क्या गया है, पावर ऑफ रिकवर डैमेजेस। इसमें ये भी है कि इनकेस एम्प्लॉयर पैसा जमा नहीं कराता तो उस पर डैमेजेस किस चार्ज में होंगे, तो वो 25% एरियर तक होंगे। इसकी भी चर्चा की गई है और इसके लिए एक शेड्यूल भी बनाया गया है। तो ये चीज़ें, ये जो है हमारे एक्ट में ये सारी बातें हैं, इस चीज़ों को एकदम ध्यान में रख लेना है और इसके जरिए ही ताकि हम सही तरीके से एक्ट के अंतर्गत अपनी स्कीम को, चूँकि गाइडिंग प्रिंसिपल है और ये हमें जान लें कि एक्ट की चीज़ें चेंजेस नहीं होती है और एक्ट के अनुसार ही हमको काम करना है। तो ये चीज़ सुनिश्चित की जाने के लिए इस सेक्शनों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको हो सकता है ये पसंद आए और ये शायद आपको ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट दे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद आपका, नमस्कार।